तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। हमने कल ज्योग्राफी की क्लास देखी थी, आज फिर से वही है, लेकिन आज आपसे एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा नया इनोवेशन मेरी ओर से आप लोगों की क्लास के लिए किया जाएगा। और इसमें हर दिन जब तक ज्योग्राफी की क्लास चलेगी इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे, ताकि आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता रहे, आपका एनसीईआरटी भी चलता रहे साथ साथ ही। तो आप लोग बिना मैप के इस क्लास को मत देखना, इतनी रिक्वेस्ट आप लोगों से है। बिना इंडिया के मैप को पकड़े हुए इस क्लास को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चाहे आप एक फिजिकल मैप पकड़ लीजिए, एक पॉलिटिकल मैप पकड़ लीजिए। पॉलिटिकल मैप में आपको इंडिया के स्टेट वगैरह की लोकेशन दिखती है, फिजिकल मैप में आपको पर्वत पठार नदियाँ वगैरह ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप लोग तैयारी करते हैं इतने समय से, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको इंडिया के स्टेट्स की लोकेशन नहीं पता है, तब थोड़ा सा सोचनीय विषय हो सकता है, ठीक है। एटलीस्ट एग्जैक्ट लोकेशन ना भी पता हो तो कम से कम एक आइडिया होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल कहाँ है, तमिलनाडु कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटका कहाँ है, गोवा कहाँ है, या महाराष्ट्र कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है, छत्तीसगढ़ कहाँ है, उड़ीसा कहाँ है। तो एक क्रम पता होना चाहिए आपको कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। और आपको जो मैंने पीछे फिगर बनाया हुआ है इंडिया के मैप का, आप कैसा बना है इसकी ओर मत देखना। थोड़ा सा आपको ये भी दिख रहा होगा बहुत बल्कि है, सर ने क्या क्या लिख दिया, ये भी नहीं सोचना है, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया का मैप ड्रॉ कीजिए आप, मतलब एक आउटलाइन मैप समझ के चलिए कि इसको ड्रॉ कीजिए। लिखना कुछ नहीं है, लिखना क्या है वो सब मैं आपको बताता हूँ। और आपके इसके एक पंथ दो काज, यानी इससे क्या फ़ायदा होगा, पर डे मैं आपको इस प्रकार से मैप दिखा के चीज़ों को दिखा दूंगा कि लोकेशन उसको समझना है कैसे, क्वेश्चन क्या पूछेगा, और आपके पेपर में जो आ सकता है वो इसी मैप से आएगा, ठीक है, इन्हीं मैप से। जैसे आपका उसने एक चैप्टर दिया है भारत की बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना है, यानी बहुउद्देशीय परियोजना, यानी जो मतलब मल्टी सेक्टर के लिए जो बनाई जाती हैं नदी डैम वगैरह, वो उसने सिलेबस में दिया है, वो मैप से देखेंगे। भारत के प्रमुख अभ्यारण्य वगैरह देखेंगे, नेशनल पार्क वगैरह मैप से देखेंगे, भारत के पर्वत वगैरह मैप से देख रहे हैं। तो ये डबल काम करेगा आज आपका। उसके बाद मैं आपको कुछ फैक्ट एनसीईआरटी के करा दूंगा और इसी प्रकार से आपका चलेगा। 10 मिनट हम इसको समझ लेंगे, आप इसको नोट करोगे। इसके क्वेश्चन जैसे एक एक बंदरगाह पूछता है आपसे, ये कहाँ है, ये कहाँ है। इससे अच्छा एक बार हम कंप्लीट कर लें तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि दोबारा उसके क्वेश्चन फॉर्म पे पढ़ने की। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नहीं लिखोगे, कभी भी याद रखना इनके क्वेश्चन फॉर्म पे नहीं लिखोगे, जितना बताऊंगा उतना ही लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले भारत का मैप ड्रॉ कीजिए। हम इंटरनल चीज़ों को देख लेंगे एक बार, ठीक है। एक्सटर्नल जो दिखा रखा है वो बंदरगाह है, यानी मैंने क्या दिखा रहा है, पोर्ट दिखा रखे हैं भारत के। अब पोर्ट कहाँ होंगे, पोर्ट होते क्या है, बंदरगाह होते क्या है, समुद्री व्यापार का जो स्टेशन होता है, एक प्रकार से ये समझ लीजिए जैसे समुद्र में व्यापार। अब समुद्री भाग तो ये है ना, इधर है भारत का, देखना मैप में, तो समुद्र की ओर से जो व्यापार होते हैं वो बंदरगाह के थ्रू ही होते हैं। जैसे नॉर्मल जो अगर लैंड पे होंगे तो वो किससे होंगे, स्टेशन वगैरह होंगे, तो यहाँ बंदरगाह होते हैं जहाज वगैरह के रुकने और मतलब चलने के, उसका स्टेशन मान के चलिए। तो ये बंदरगाह है, ठीक है। बाहर इसको अभी मत छेड़ना। सबसे पहले आप लोग इंटरनल मतलब मैप ड्रॉ कीजिए, और कैसे चलना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे ऊपर में आपने लिखना है, मैं इरेज भी करते रहूंगा, ठीक है, ताकि वो हल्का होते रहे आपके लिए। सबसे ऊपर देखना काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल श्रेणी दिखाई है, यानी इस प्रकार से पहले काराकोरम, उसके जस्ट नीचे लद्दाख श्रेणी, उसके जस्ट नीचे जास्कर श्रेणी, उसके जस्ट नीचे पीर पंजाल श्रेणी। अब देखना एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की एक किताब में देख रहा था मैं, इन चीज़ों को उसने किस में दिखाया था, महान हिमालय या बृहद हिमालय में, और वहाँ उसने ट्रांस हिमालय का नाम ही नहीं लिया था। तो हो सकता है कि वो भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ चीज़ें टच करती हों, इसीलिए वो इसको महान हिमालय या बृहद हिमालय का हिस्सा कह रहा हो। आपका पेपर में एक ही ऑप्शन आएगा। लास्ट क्लास में मैंने आपसे क्या कहा था, ये जो पोर्शन है यानी काराकोरम और ये लद्दाख के जास्कर, ये कहाँ बताया था मैंने आपको, महान हिमालय में, ठीक है। लेकिन कई जगह आपको इसको ट्रांस हिमालय देखने को मिलेगा। और जैसे मैंने दृष्टि की बुक देखी थी, वहां पे मुझे क्या देखने को मिला एनसीईआरटी वाले में, वहां उन लोगों ने इसको महान हिमालय का हिस्सा बताया। तो आप लोग एक काम करना, पेपर में एक ही ऑप्शन आएगा। कल मैंने कमेंट भी पिन किया था आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी, मैंने उसको समझा दिया था कि आप इसको कहाँ दिखा देना, ट्रांस हिमालय में। यानी आपको कुछ नहीं करना, आपको काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को ट्रांस हिमालय लिख देना। देखो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी अगर कहाँ होता है, ट्रांस भी कर देना साथ में, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ, हिमालय का सबसे नॉर्दर्न पोर्शन ट्रांस हिमालय, जो कि भारत में बहुत कम हिस्सा पड़ता है, ठीक है, तिब्बतन हिमालय वगैरह। उसके जस्ट साउथ की ओर आओगे तो भारत में कौन सा पड़ेगा, महान या बृहद हिमालय। उसके साउथ की ओर आओगे लघु या मध्य हिमालय। उससे साउथ की ओर आओगे शिवालिक हिमालय। उससे साउथ आओगे तो भाबर। उससे साउथ आओगे तो तराई। यानी इस प्रकार से हम मतलब पर्वत से मैदान की ओर बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, सबसे ऊपर कौन सा दिखाना है आपको, ट्रांस हिमालय, भारत में कम पड़ेगा। उससे कम हाइट के होंगे तो वो कौन सा होगा, अपने आप में हाइट तो इनकी ज़्यादा है, ठीक है, महान हिमालय। उससे नीचे आओगे लघु या मध्य हिमालय। उससे नीचे आओगे शिवालिक हिमालय।
भाबर, तराई, इस प्रकार से चलता है। तो आपको ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये श्रेणियां लिखनी है। ये सब के सब बताओ कौन सा स्टेट आपको यहाँ दिखता है, लद्दाख वगैरह, जम्मू कश्मीर वगैरह के इलाके हैं। तो ये कभी नहीं पूछेगा, इसका सिर्फ और सिर्फ आपको क्रम पूछ सकता है नॉर्थ से साउथ की ओर, यानी नॉर्थ की साउथ की ओर कौन से अगर आते हैं सीरीज में पूछ सकता है। हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन दे, नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का सही क्रम क्या होगा। 4 ऑप्शन आगे पीछे करके देगा, एक टिक मारना होगा, ठीक है। तो अब बताइए ये कहां, कभी नहीं पूछेगा आपसे कि कहां है, ठीक। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और पीर पंजाल दिखाने के बाद तुरंत आप आइए इस वाले पोर्शन पे, यहां आपको दिखाना अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। और ये अपने कॉपी में नहीं लिखना है, मैप में दिखाना है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए, यहाँ जम्मू कश्मीर है, यहाँ कौन सा राज्य है। एक बार मैं आपको राज्यों का क्रम बताता हूँ, ठीक है। देखो आप यहाँ से चले, आपको यहाँ क्या मिलेगा, गुजरात, इसके ऊपर क्या मिलेगा, राजस्थान, यहाँ पंजाब, यहाँ जम्मू कश्मीर, यहाँ लद्दाख, यहाँ हिमाचल, यहाँ उत्तराखंड, फिर उसके बाद नेपाल वगैरह की सीमा उधर को छोड़ दीजिए, सिक्किम वगैरह, पश्चिम बंगाल, फिर नॉर्दर्न स्टेट के दिखते हैं। यहाँ पश्चिम बंगाल से नीचे आओगे उड़ीसा दिखेगा, आंध्र प्रदेश दिखेगा, बगल में तेलंगाना दिखेगा, नीचे तमिलनाडु, यहाँ केरला, यहाँ कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, ये सब दिखते हैं ना आपको। तो इस प्रकार से आपको कम से कम यहाँ यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, ये सब दिखेंगे। तो मतलब आप मान के चलिए, आप ये मत करना कि मतलब मैप के अंदर भी स्टेट को दिखा रहे हो, एक मोटा मोटा आइडिया आपको होगा। तो कम से कम कल के दिन अगर आपसे यहाँ की लोकेशन, अगर यहाँ सतपुड़ा लिखा है, अगर आपसे कभी पेपर में पूछता है सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियां, सतपुड़ा पहाड़ियां कहाँ पड़ती हैं, आपने दिमाग में रखा यार मैंने दिखाया तो था कहीं पे, सर ने बताया तो था मैप में, इस जगह पे इस लोकेशन पे दिखाया था, और इस लोकेशन के स्टेट कौन से होते हैं आपके दिमाग में आ गया यार, हाँ वहाँ पे महाराष्ट्र होता है या एमपी होता है, वहीं कहीं होगा। और पेपर में दे रहा हो पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, तो इतना तो कॉमन सेंस है ना कि हम चीज़ों को लोकेट करके उसकी लोकेशन देख के उसको सही कर सकें। तो देखो सबसे ऊपर आपने दिखा दिया, उसके नीचे की ओर आओगे आप, इधर आना है सीधे अरावली। मैं इसको इरेंज भी करता रहूंगा, ठीक है, आपके लिए मैप हल्का पड़ते रहेगा। ये आपने दिखा दिया होगा ऊपर वाला काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल दिखाने के बाद आप इसके साउथ की ओर आओगे। साउथ की ओर आपने सीधे राजस्थान का इलाका दिखाना है, वहां आपको अरावली पर्वत श्रेणी दिखानी है। अरावली का मतलब है सिर्फ राजस्थान ही नहीं होगा, ये पूरा राजस्थान से लेके दिल्ली, कटक वगैरह पूरा ऐसे ऐसे फैला पड़ा है। अब नहीं है ये, अब तो ये मतलब बहुत प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, लेकिन अरावली पूरी रेंज थी, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली। अरावली को आपने यहाँ दिखाना है, पूछेगा नहीं आपको अरावली। अरावली के ही बगल में एक पर्वत शिखर है राजस्थान में, गुरु शिखर पर्वत चोटी बोलते हैं। तो अगर आपसे कभी पेपर में पूछता है, ये लिखा है मैंने, देखो अरावली के बगल में गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में है। अब बताइए, मैंने लोकेशन यहाँ दिखाई है, लोकेशन यहाँ दिखाई, तो कौन सा राज्य है अपने मैप पर खुद देखिए, क्या लिखोगे क्या इसको, गुरु शिखर ब्रैकेट में राजस्थान, क्यों रटना है बताओ। जो समझ की चीजें आपके समझ आ रही हैं तो इसको एक एक चीज करके रटने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। आपने अरावली दिखाई, अरावली के ही बगल में गुरु शिखर दिखाया, आपसे पेपर में पूछता है गुरु शिखर पर्वत श्रेणी कहाँ है, आपने मतलब चोटी कहाँ है, आपने तुरंत याद आ गया कि आपके दिमाग में हाँ सर ने राजस्थान पे उसकी लोकेशन दिखाई थी, तो राजस्थान में गुरु शिखर पर्वत क्या है, चोटी है, ठीक है। जैसे ही आप गुरु शिखर को क्रॉस करोगे आप तुरंत क्या होगे, इसको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। इधर आइए सेंटर में विंध्य पर्वत श्रेणी आपको दिखेगी, यहाँ पे कौन सी, विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी किन राज्यों में पड़ती है, 2-3 राज्यों में फैली है। जैसे मैक्सिमम पोर्शन इसका एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में इसका अधिकांश पोर्शन है, बाकी कुछ हिस्सा, क्योंकि पर्वत श्रेणी है एक ही जगह तो होगी नहीं कि यार झील है तो एक ही जगह पे बैठी है, पर्वत श्रेणी ये तो पूरी फैली रहती है ना। तो यहाँ मेनली इसका पोर्शन एमपी में पड़ता है, कुछ पोर्शन इसका महाराष्ट्र और इधर छत्तीसगढ़ वगैरह के इलाके को टच करेगा, ठीक है। बेसिकली विंध्य पर्वत श्रेणी एमपी आता है। एमपी में विंध्य दिखाने के बाद आप क्या होगे, इसके थोड़ा सा ये मतलब साउथ वेस्ट की ओर इसका सतपुड़ा पहाड़ियां दिखाओ। क्या दिखाओगे, सतपुड़ा की पहाड़ियां, जो कि बेसिकली कहां पड़ती हैं, अधिकांश पोर्शन महाराष्ट्र वगैरह के इलाके में और एमपी को टच करते हैं, ठीक है। पूछना है नहीं उसने कि कहां कहां पड़ती हैं, मैच करने को आएगा, आप खुद ही समझ जाओगे। अपने मैप में देखो, ट्रेस करते रहो। विंध्य दिखाया, विंध्य के बगल में आपने सतपुड़ा दिखा लिया होगा, देखो विंध्य के बगल में आपने सतपुड़ा, मैं दोनों को इरेज करूंगा, ठीक है। विंध्य सतपुड़ा दिखाने के बाद तुरंत आप इसके साउथ की ओर आ जाओ, मतलब सतपुड़ा के साउथ ईस्ट की ओर आ जाओ, अजंता दिखेगा आपको। अजंता की पहाड़ियां भी कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। अजंता दिख गया होगा आपको, इधर देखिए। अजंता देखने के बाद जहां आपने विंध्य दिखाया था, विंध्य के मतलब ईस्टर्न पोर्शन की ओर जाओ, ईस्ट नॉर्दर्न ईस्ट की ओर महादेव पहाड़ियां दिखेंगी और उसके नीचे आपको मैकाले पर्वत श्रेणी दिखेगी। यानी ये महादेव पर्वत पहाड़ियां और नीचे मैकाले, महादेव पर्वत श्रेणियां और उसके नीचे मैकाले की पहाड़ियां, मैकाले
अब आपको बताओ क्या ये रटने की जरूरत पड़ रही है? अगर आपसे विंध्य पूछता है, आपको लोकेशन पता है, आपने कहा कि विंध्य के जस्ट सर ने साउथ वेस्ट की ओर पढ़ाया था, सतपुड़ा आपको याद आ गया। आपने देखा यार उसके बाद सर ने अजंता बताया था महाराष्ट्र के यहाँ, ये भी आ गया। आपको पता चल गया विंध्य के ईस्टर्न पोर्शन की ओर, ईस्टर्न नॉर्दर्न ईस्ट की ओर महादेव पहाड़ियां दिखाई, उसके नीचे मैकाले पर्वत श्रेणियां दिखाई। ये सब फैली हुई है, ठीक है, एक ही राज्य में नहीं है, ये छत्तीसगढ़, एमपी और महाराष्ट्र में अधिकांश ये भाग फैला है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अजंता, महादेव पहाड़ियां और किसको, मैकाले को। देखो कोई भी राज्य का नाम नहीं लिखोगे कि किसके बीच में क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैप में ड्रॉ करना है। मैप में ड्रॉ करने के बाद अपने मैप से इसको क्या करोगे, मैच करोगे, ठीक है। जैसे ही आपने यहां गए, आप और ईस्टर्न की पोर्शन की ओर, ईस्ट नॉर्दर्न ईस्ट की ओर चले जाओ, छोटा नागपुर का पठार दिखेगा आपको झारखंड में। देखो छोटा नागपुर का पठार यहां दिखेगा और छोटा नागपुर पठार से और नॉर्दर्न ईस्ट की ओर दिखोगे आप, राजमहल की पहाड़ियां दिखेंगी आपको राजस्थान में। तो बताइए, आपसे पूछता है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर का पठार, आपसे उसके बगल में पूछेगा राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल पहाड़ियां। क्या इसको याद करने की जरूरत है? मतलब ही नहीं होता कि इसको याद करना पड़े, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि छोटा नागपुर का पठार है, उसके बगल में राजमहल, दोनों ही झारखंड के इलाके में फैली हुई है। इसको भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। देखो मैं इतना इरेज कर दिया, तो ऊपर से आओ, तुरंत आओ, काराकोरम, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल श्रेणियां देखिए आपने। यहाँ आपने क्या दिखा, दूसरा अरावली पर्वत श्रेणी, उसी के साथ गुरु शिखर चोटी देखी आपने। यहाँ देखा विंध्य पर्वत श्रेणियां, विंध्य के साथ आपने सतपुड़ा देखी, सतपुड़ा के साथ आपने अजंता देखी, अजंता के बाद आपने महादेव देखी, मैकाले पर्वत श्रेणी देखी, साथ साथ ही आपने छोटा नागपुर और राजमहल की क्या देखी, पहाड़ियां देखी। अब आप आ जाइए टोटली महाराष्ट्र के इलाके में, 3 पर्वत श्रेणियां दिखेंगी आपको, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे मतलब आप लोग बच के चलना, मैप में ड्रॉ करने से पहले थोड़ा सा रुक जाना, मैं बताऊंगा आपको कहाँ क्या लिखना है। आपने सबसे पहले इधर दिखाना है सतमाला, यानी यहाँ पे आपने देखा होगा सतमाला, सतमाला के ही आप थोड़ा सा क्या करोगे, वेस्टर्न पोर्शन की जो बाउंड्री है, यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी का नाम लिखोगे, पर्वत है, ठीक है, इसका नाम है कालसूबाई। क्या है, कालसूबाई। इसके ऊपर स्टार लगा देना और इसमें लिखना कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। आपको बताता हूँ, ये जो पोर्शन है यहां से यहां इंडिया का, ये कहलाता है वेस्टर्न घाट, ठीक है, ये क्या कहलाता है, वेस्टर्न। और ये जो पोर्शन है ये कहलाता है ईस्टर्न घाट, यानी ये ऐसे फैले। देखो इंडिया के मैप में अगर आप इंटरनल अपने फिजिकल मैप पे देखोगे, ऐसे दिखा रखा हो, ऐसे ही दिखाया होगा, यूं एक लाइन और एक वहां से दिखाई हुई इस प्रकार से। इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट और इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो जो वेस्टर्न घाट है इस वाले पोर्शन की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं इधर। तो आपने सबसे पहले महाराष्ट्र में सतमाला दिखाया, सतमाला के जस्ट वेस्ट की ओर आएंगे, यहाँ पे ये मैंने कालसूबाई बाहर लिखा है, आप लोग ध्यान देना, ये अंदर है, ठीक है। कालसूबाई को मैं बाहर से मिटा रहा हूं और आप लोगों को अंदर वाले को लिखना है कालसूबाई। कालसूबाई के ब्रैकेट में लिखना है पश्चिमी घाट, यानी वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी, की सबसे ऊंची चोटी। अगर आपसे पूछता है तुरंत बता देना कालसूबाई कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा है यहाँ पे। अब लिखा है यहाँ पे तो क्या रटते रहोगे क्या? अब लोकेशन तो देखो कम से कम, ये लिखा कहाँ रहे हैं सर, ठीक है। उसके जस्ट नीचे बालाघाट, बताओ कौन सा राज्य है यहाँ पे, महाराष्ट्र। उसके नीचे हरिश्चंद्र, कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। उसके नीचे महाबलेश्वर, कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा, ठीक है। यानी आपको तुरंत क्या दिखाना है, बालाघाट दिखाना है, उसके नीचे बालाघाट पर्वत श्रेणी, उसके नीचे हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, दोनों महाराष्ट्र में, ठीक है। क्या लिखोगे, बालाघाट पर्वत श्रेणी, उसके नीचे आप दिखाओगे महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी, बालाघाट के बाद महाबलेश्वर मतलब हरिश्चंद्र दिखाओगे पहले, ठीक है। बालाघाट के बाद कौन सी पर्वत श्रेणी दिखाओगे, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी। अपने मैप में ड्रॉ करते रहो, हाईलाइट करते रहो, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी। उसके नीचे दिखाओगे महाबलेश्वर पर्वत, महाबलेश्वर पर्वत, ठीक है। इसी से एक नदी निकलती है, मुझे कमेंट करके बता देना महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी से कौन सी नदी का उद्गम होता है। देखिए सतमाला आपसे पूछा कहाँ है, महाराष्ट्र। क्यों, कहाँ, किसने बताया गएगा आपसे ये भी पूछ सकता है किसने बताया भाई महाराष्ट्र। आप तो कह देना कि है भाई, किसने बताने की क्या जरूरत है, नेचुरली वहाँ पे बिलोंग करते हैं। आपसे कहेगा तुझे कहाँ से पता चला, बोलना मैं घूम के आया हूँ। किसके साथ घूम के आया हूँ, स्टडी विद योगेश इसके साथ घूम के आया हूँ, ठीक है। देखो सतमाला, सतमाला के नीचे बालाघाट, बालाघाट के बाद हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, 3 के 3 महाराष्ट्र में। क्यों है महाराष्ट्र में, क्योंकि ये लोकेशन ही महाराष्ट्र की है। क्या मैंने सतमाला यहाँ दिखाया, क्या मैंने बालाघाट यहाँ दिखाया, क्या मैंने हरिश्चंद्र यहाँ दिखाया, मतलब ही नहीं होता। जब यहाँ है तो यहीं तो दिखाऊंगा ना। तो 3 के 3 महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके नीचे आओ गया महाबलेश्वर पर्वत पे, ठीक। ये सब छोड़ दीजिए, महाबलेश्वर तक जैसे ही पहुंचे मैं इसको इरेज करूंगा, देखना
अब आपको थोड़ा सा और देखो, मैंने हल्का करते गया इसको, जितना वो भारी भरकम दिख रहा था वो अब साफ होते रह रहा है। ठीक है, जैसे ही आपने दिखाया, आपने पहले क्या दिखाना है, नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे पहले दिखाई नीलगिरी और उसके ऊपर लिखना दोदा बेटा। नीलगिरी पर्वत श्रेणी एक ऐसी पर्वत श्रेणी है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है और ये तमिलनाडु और कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो अगला आपने पहले नीलगिरी दिखाना है और उसी के बगल में दोदा बेटा लिखना, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप लोगों ने लिखना है नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी श्रेणी, नीलगिरी श्रेणी। और ये नीलगिरी श्रेणी के नीचे लिखो वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट प्लस ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट का मिलन बिंदु। यानी ये जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं दोनों ही नीलगिरी में मिलते हैं। कहने का मतलब ये हो गया वेस्टर्न घाट, ये हो गया ईस्टर्न घाट, यहीं पे आपको नीलगिरी पर्वत श्रेणियां दिखेंगी। ठीक है, नीलगिरी पर्वत यहाँ पे, और ये कहाँ पड़ता है, नीलगिरी तमिलनाडु प्लस कर्नाटका में शेयर होता है। ठीक है, तमिलनाडु प्लस कर्नाटका, और नीलगिरी की ही एक चोटी है। अब श्रेणियां तो क्या होंगी, रेंज हैं बहुत से पर्वतों का, उसमें से एक सबसे ऊंचा जो पीक होगा दोदा बेटा। तो दोदा बेटा पर्वत श्रेणी भी कहाँ है, आपका नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। इसका लिखो सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी कौन सी है, दोदा बेटा। ठीक है, ये, और ये जो है साउथ इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट चोटी यानी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ब्रैकेट में लिखो साउथ इंडिया की सेकंड सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पूछता है, दोधा बेटा। तो दोधा बेटा दिखाने के, नीलगिरी दिखाया, वहीं पे आपने दोधा बेटा दिखाया, उसके नीचे आप लोग दिखाओगे अन्नामलाई की पहाड़ियां। क्या दिखाओगे, अन्नामलाई की पहाड़ियां यानी अन्नामलाई रेंज। उसके नीचे दिखाओगे आप एनेमुडी। एनेमुडी जो है साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है जो कि तमिलनाडु में पड़ती है। ठीक है, अगला आप लोगों ने तुरंत क्या दिखाना है, देखिए उसके नीचे आप लोग नीलगिरी के बाद क्या दिखाओगे, अन्नामलाई, अन्नामलाई श्रेणी दिखाओगे। अन्नामलाई के जस्ट नीचे एक पर्वत श्रेणी लिखोगे अनेमुडी, अनेमुडी, और अनेमुडी के बगल में लिखो ब्रैकेट में साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी यानी दक्षिण भारत की अगर आपसे सबसे ऊंची चोटी पूछता है, ऊंची चोटी यानी सबसे ऊंचा पर्वत अगर पूछता है, अनेमुडी कहाँ है पूछेगा, तमिलनाडु में। ठीक है, ये भी कहाँ है अपने आप में, तमिलनाडु में। जैसे ही आपने अनेमुडी दिखाई, आप लोग इस साइड को आओगे केरला की और वहां लिखोगे कार्डमम की पहाड़ियां यानी कार्डमम मतलब इलायची की पहाड़ियां कहाँ है पूछता है, तो तुरंत बता देना उसको केरला में। ठीक है, अगला लिखना आपको कार्डमम की पहाड़ियां। देखिए मैंने यहाँ लिखा कार्डमम पहाड़ियां, इसको ब्रैकेट में लिखो इलायची की पहाड़ियां। ठीक है, कार्डमम पहाड़ियां ब्रैकेट में इलायची की पहाड़ियां, ये कहाँ है पूछता है तो केरला में। तो आप लोगों ने इतना दिखाने के बाद लास्ट बचता है नीलगिरी के थोड़ा सा मतलब नॉर्दर्न ईस्ट की जावेदी की पहाड़ियां। क्या लिखोगे, जावेदी श्रेणी, जावेदी श्रेणी। अब एक बात बताओ, जिसके पास मैप है यानी जिसके पास एक प्रकार की मैप की बुक होती है ना, आउटलाइन मैप भी कह सकते, आउटलाइन नहीं मतलब जो ऑक्सफोर्ड वगैरह का मैप आता है, कोई अन्य मैप आता है, अगर आपके पास वो मैप है तो आप लोग क्या कीजिए, तुरंत जितनी लोकेशन थी उनको हाईलाइट कीजिए, किसी को रटना नहीं है। कार्डमम पूछेगा कहाँ है भाई कार्डमम, आपने कहा लोकेशन सर ने बताई थी, मैं बता दूंगा केरला में। आपसे पूछेगा अनेमुडी, दिमाग में आ गया साउथ इंडिया की सबसे बड़ी चोटी है, अनेमुडी सर ने साउथ में दिखाया था, तमिलनाडु में। आपसे पूछा अन्नामलाई की पहाड़ियां, आपने कहा यार सर ने बताया था तमिलनाडु में है। आपने कहा नीलगिरी पर्वत श्रेणी कर्नाटक और तमिलनाडु को है और पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। आपसे पूछा दोदा बेटा, आपने कहा नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है भाई, साउथ में ही होगी। आपसे पूछा जावेदी की पहाड़ियां, आपने कहा भाई साउथ में ही है। ठीक है, ये होती है आपकी अंदर की पर्वत श्रेणियां। अब आते हैं इसी के तहत सीधे नॉर्दर्न ईस्ट में, कहां चले जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में। उससे पहले मैं आपको एक और बता दूंगा, यहां पे लिख लो महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी उड़ीसा में पड़ता है जो कि पूर्वी भारत यानी पश्चिमी घाट की सर्वोच्च, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है, यानी यहां लिखना आपको महेंद्रगिरी। क्या लिखोगे, महेंद्रगिरी। एक भी याद नहीं करना है, ठीक है, तो लिखो ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी कौन सी है पूछता है आपसे, आप तुरंत बता देना महेंद्रगिरी है सर। और ये कहाँ पड़ती है अगर आपसे पूछता है, ये पड़ती है उड़ीसा में। ठीक है, अब बताइए कितना आसान है। जब आपने उड़ीसा में आपने चीज़ों को देखा, आपने चीज़ों की लोकेशन को ट्रेस किया, हर चीज़ आसान बन जाती है। बस पढ़ने वाले पे एक प्रकार का जुनून होना चाहिए, एक प्रकार के सीखने की ललक होनी चाहिए, तो फिर कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, आपने लोकेशन देखी, लोकेशन आपको पता है भाई इन राज्यों की लोकेशन यहाँ पे है, तो राज्यों के लोकेशन के माध्यम से मैं इसको ट्रेस कर लेता हूं और मैं इसको कैच कर लूंगा, तो मेरा तो काम बन गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नॉर्दर्न ईस्ट का लोकेशन।
नॉर्दर्न ईस्ट का। ठीक है, देखिए इतना करने के बाद हम चले जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में। अब मैं यहाँ देखो, सबसे पहले आपने मेघालय में 3 पर्वत श्रेणी के नाम बैक टू बैक दिखानी है, गारो, खासी और जयंतिया। मैंने इधर लिखा है गारो, खासी, जयंतिया। ये मेघालय में लोकेशन देखना, मेघालय। अगर आपसे पूछता है गारो, खासी और जयंतियाँ क्या हैं, जनजाति, पहाड़ियाँ, तो तुरंत बता देना। सर ने समझाया था हमें कि ये क्या है, एक प्रकार की पहाड़ियाँ हैं जो कि मेघालय में पड़ती है, और इसका क्रम भी याद रखना। ठीक है, तो ये ईस्ट से वेस्ट से साउथ की ओर इसका क्रम हो गया, वेस्ट से ईस्ट की ओर इसका क्या हो गया, क्रम हो गया। ये गारो, ये खासी और ये जयंतिया, ये 3 की 3 पहाड़ियाँ मैंने लिखी हैं। देखो गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पड़ती हैं, मेघालय में। उसी के आप नॉर्दर्न पोर्शन की ओर जाओगे, अरुणाचल की ओर, आपको डफना की पहाड़ियाँ दिखेंगी। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है। ठीक है, डफना की पहाड़ियां कहां दिखेंगी आपको, अरुणाचल प्रदेश में। एपी लिख दिया मैंने, हाँ, आंध्र प्रदेश मत करके आना वहां। डफना की पहाड़ियां, डफना के और ईस्टर्न नॉर्दर्न ईस्ट की ओर जाओगे, आपको मिसमी की पहाड़ियां दिखने को मिलेंगी। किसकी दिखेंगी, मिसमी की पहाड़ियां, मिसमी पहाड़ियां। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने कुछ नहीं लिखा, आंध्र प्रदेश कर देना। इसको सिर्फ और सिर्फ लोकेशन लिखनी है। आप लोकेशन देखो, आपका काम बन जाएगा। आप क्यों लिखोगे बताओ, अगर आप उसी तरीके से पुराने ढर्रे पे चलोगे जैसे आप लोगों की पढ़ने की हैबिट है, क्या लिख दोगे, मिसमी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, डैश रेड पेन से, जैसे ऐसे ना बहुत से लोग ब्लू पेन से सजा सजा के लिखेंगे। आंसर के लिए अलग पेन होगा, अभी आंसर के लिए खोलेंगे उसका कोप्पा, मिसमी की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश। फिर हाईलाइट, 3 पेनों को बर्बाद करते हो, एक हाइलाइटर, एक ब्लू पेन, एक रेड पेन। कई लोग तो ब्लैक, क्वेश्चन ब्लैक से, आंसर ब्लू से, और मतलब रेड से। इस प्रकार से उन कॉपियों को सजाने से बेहतर अपने दिमाग को सजाओ। इस दिमाग को रिफ्रेश करना सीखो, इस दिमाग के माध्यम से ही आपको सफलता मिलेगी। उन कॉपियों को कितना अच्छा सजा दो, क्या करोगे दूसरे को इंप्रेस करके, पीडीएफ ही तो भेज सकते हो ना किसी को, कोई फायदा नहीं होगा। ज्ञान अंदर से आता है, न कि उन कॉपियों से। ठीक है, देखिए गारो, खासी, जयंतिया, 3 की 3 पहाड़ियां अगर आपसे पूछता है मेघालय में, और इसका सीरीज भी याद रखना है। ठीक है, उसी के बगल में आप अपने, यार देखो, एक फिजिक वाला मैप ले लो ना, फिजिकल मैप होगा आपके पास, मुझे लगता है कि जो आपका ऑक्सफोर्ड वगैरह की जो भी अपने आपके पास है मैप की बुक, उसमें देखो। उसी के बगल में डफना, मिसमी की पहाड़ियां। मिसमी से अगर आप साउथ की ओर आओगे, पटकाई बूम, नागा पहाड़ियां, फिर नागा के बाद एक और आता है मणिपुर पहाड़ियां, फिर मिजो पहाड़ियां। ये 3 के 4 का क्रम याद रखना। ठीक है, तो इतना करने के बाद ये कैसे होगा, देखो आप मिसमी पहुंचे, मिसमी के बाद अगर आप साउथ की ओर आओगे, देखो पटकाई बूम, कल भी बताया था मैंने क्या है। पटकाई बूम के बाद आपको दिखाना है नागा की पहाड़ियां, लिखा है साइड में, देखो नागा की पहाड़ियां। नागा के बाद इसमें लिखा नहीं है मैंने, मणिपुर पहाड़ियां भी लिख दीजिए, मणिपुर की पहाड़ियां। उसके साउथ की ओर लिखोगे आप मिजो पहाड़ियां। मिजो मतलब मिजोरम, मणिपुर, मणिपुर, नागा मतलब नागा, पटकाई बूम, अरुणाचल। ठीक है, ये आपने इतनी लोकेशन दिखानी है, गारो, खासी, जयंतिया। यहाँ आपने डफना की पहाड़ियाँ, यहाँ आपको मिसमी की पहाड़ियाँ, उसके नीचे पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, और उसके बाद मणिपुर पहाड़ियाँ, फिर आपका मिजो पहाड़ियाँ। इस प्रकार से आपको इसका क्रम भी याद रखना होगा। ये आपके सोने पे सुहागा करेगा अगर इस तरीके से पढ़ोगे। हल्का भी लगेगा, माइंड भी हैंग नहीं होगा, पढ़ भी लोगे, सीख भी लोगे, दूसरों को ऐसे ही बेहोश करके आओगे पेपर में, उनको पता ही नहीं चलेगा कि यार कहेंगे बंदा पढ़ तो रहा है लेकिन इसको पढ़ाया किसने है। उनको क्या पता यार, इतने टाइम से 1 साल से मेहनत कर रहे हैं आप और हम, मेहनत आपकी, मार्गदर्शन मेरा, इससे ज़्यादा क्या चाहिए बताओ किसी इंसान को। ठीक है, अब बताओ आपने इतना पढ़ा, ठीक है, चल भाई बता क्या जानता है भारत के पर्वतों के बारे में, भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। सर सब जानता हूँ। वो बोलेगा कैसे जानता है मुझे बता। सर मैं बताता हूँ आपको। सर नॉर्दर्न पोर्शन पे जाओगे आप, हिमालयन रेंज में 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलेंगी। वो कहेगा चल बता दे, तुरंत बता देना। सर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल श्रेणियाँ मैंने वहाँ देखी हैं। वो कहेगा वाह तूने इतना देखा है, तो कुछ और पर्वतों के बारे में भी जानता है। हाँ बोलना। श्रेणियों के अलावा इधर एक नंगा पर्वत है, यहाँ कामेट है, यहीं नंदा देवी है, बाकी सर इधर जो सिक्किम वगैरह का इलाका है वहाँ पे कंचनजंगा है, K2 गार्डविन आस्टिन दिखेगा आपको। वो सर मैंने अभी सर ने बताया तो नहीं, वो अगले क्लास में बताएंगे क्योंकि सर ने आप तो श्रेणियाँ ही बताई है, लेकिन फिर भी मुझे ही अपनी ओर से नॉलेज है, मैं भी तो कुछ जानता हूँ, एक ही आप ही थोड़ा ना जानते हैं। सर से कहना, फिर कहेंगे चल और बता फिर क्या जानता है पर्वतों के बारे में। सर नॉर्दर्न पोर्शन पे जाओगे तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल श्रेणियाँ देखने को मिलती है, जबकि राजस्थान में अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। वहीं पर सर ने बताया था कि गुरु शिखर पर्वत चोटी है जो कि राजस्थान में है।
उसके बाद सर आए थे मध्य भारत की ओर। मध्य भारत में उन्होंने मुझे बताया कि विंध्य पर्वत है, विंध्य के साथ सतपुड़ा है, सतमाला महाराष्ट्र में, बालाघाट हरिश्चंद्र महाराष्ट्र में है, वहीं पे एक महाबलेश्वर पर्वत भी है, साथ ही कालसुबाई पर्वत है जो कि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। वो खुश हो जाएगा, वो कहेगा यार इसने बिना देखे कैसे बता रहा। उसको क्या पता कॉपी थोड़ना, उसको तो पता है कि यार वो सोच रहा है कि देखो उसने मैप पढ़ा है, मैप देखा है, मैप से बता रहा है, उसको लोकेशन याद है, उसको राज्यों की जगह पता है कि वो राज्य कहाँ कहाँ पे, इतना ही उसने किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। मध्य भारत के ओर आने के बाद वो थोड़ा सा ईस्टर्न पोर्शन पे, मध्य का मतलब वो इस पोर्शन पे गया। उसने कहा सर ईस्टर्न की ओर भी बताता हूँ आपको, मध्य या मध्य ईस्ट, मध्य का मतलब मध्य पूर्व की ओर अगर मैं खिसकूंगा तो आपको मैकाल पर्वत श्रेणी दिखेगी, साथ ही साथ आपको छोटा नागपुर का पठार और राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में देखने को मिलेगी। वो वहीं खुश, वो कहेगा सर अब मैं आपको बताता हूँ कि हम साउथ की ओर चलते हैं। साउथ में एक नीलगिरी पर्वत श्रेणी है जो कि पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है, यहीं पर उसकी सर्वोच्च चोटी डोधा बेटा देखने को मिलती है, जबकि साथ ही अन्नामलाई की पहाड़ियां, जावेद की पहाड़ियां और कार्डमम की पहाड़ियां जो कि केरला में है वो भी यहीं देखने को मिलती है। और आपको मैं बता दूं साउथ इंडिया की सबसे बड़ी चोटी अनैमुडी है। वो कहेगा वाह मजा आ गया इसको देख के। फिर वो कहेगा और बता चल और क्या जानते हैं। आप तुरंत बता देना सर जब मैंने आपको पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी बता रखी है कालसुबाई, तो मैं पूर्वी घाट की बता देता हूँ, तो महेंद्रगिरी उड़ीसा में पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। उसने कहेगा चल इतना तो सभी बता देंगे, मैं भी तुझे बता दूंगा, तू बताता है तो नॉर्दर्न ईस्ट का बता। तू खुश होके बोलना सर गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में है, इसका क्रम भी यही है, साउथ ईस्ट वेस्ट से साउथ, वेस्ट से ईस्ट की ओर गारो खासी जयंतिया। उसके अलावा सर मैंने अरुणाचल प्रदेश में डफना पहाड़ियाँ, मिसमी पहाड़ियाँ और उसके बाद पटकाई बूम, साथ साथ अगर मैं साउथ की ओर आता हूँ तो नागा, मणिपुर और मिजो की पहाड़ियाँ भी मुझे देखने को मिलती है। वहीं के वहीं धराशायी हो जाएगा। वो कहेगा यार इसने ना किताब देखी ना कुछ देखा, इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बता रहा। कुछ नहीं था, तुमने देखा था, तुमने लोकेशन देखी थी ट्रेस की, तुमने उसको तुरंत बता दिया, इससे बढ़िया क्या चाहिए बताओ। ठीक है, इसी क्रम में अगला जो आता है आपका भारत की बंदरगाह। उसी तरीके से उसी मैप में दिखाओ या अलग में दिखाओ। बंदरगाह का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था, एक प्रकार का पोर्ट, यानी पोर्ट का मतलब जो समुद्री व्यापार का स्टेशन होता है जहां जहाज वगैरह आते हैं, सामान भरते हैं, रुकते हैं और सामान उतारते हैं, वही बंदरगाह होता है। ठीक है, हम इसको ईस्टर्न पोर्शन से शुरू करके ध्यान रखना, क्योंकि ये जो है भारत का ये यहाँ से यहाँ तक समुद्री इलाका है, यानी ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरबियन सी है, तो इसीलिए आपको यहीं का देखना है। ठीक है, तो आपको देखो क्या करना है। सबसे पहले दिखा नॉर्दर्न पोर्शन में यहाँ कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, नाम से ही लग रहा है कोलकाता बंदरगाह है, तो कहाँ पे होगा, वेस्ट बंगाल में। उसी के थोड़ा सा साउथ की ओर दिखाओ हल्दिया बंदरगाह, कहाँ है पूछते हैं, आप लोग तुरंत बता देना सर हल्दिया बंदरगाह भी वेस्ट बंगाल में, यानी कोलकाता बंदरगाह प्लस हल्दिया बंदरगाह दोनों ही कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। क्यों है, क्योंकि आपने दिखा दिया। उसके तुरंत नीचे आ गया पारादीप बंदरगाह होगी, क्या हो गए, पारादीप बंदरगाह कहाँ है, उड़ीसा में है, देखो पारादीप बंदरगाह। ठीक है, पारादीप बंदरगाह आने के बाद आप फिर साउथ की ओर आओगे, 3 बंदरगाह आपको बैक टू बैक नोट करने, विशाखापत्तनम, काकीनाड और मछलीपट्टनम, तीनों ही कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ये इधर। ठीक है, विशाखापत्तनम पहला, काकीनाड दूसरा, मछलीपट्टनम, यानी विशाखापत्तनम, काकीनाड लिख देता हूं। ठीक है, काकीनाड और मछलीपट्टनम, ये तीनों कहाँ हैं, आंध्र प्रदेश में है। 3 के 3 कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम, काकीनाड और मछलीपट्टनम तीनों ही ध्यान रखना। उसके बाद जो आएगा आपका एन्नौर बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह, नागापट्टनम बंदरगाह और तुतीकोरिन बंदरगाह। 3 के 4 कहाँ है, तमिलनाडु, क्योंकि यहाँ से तमिलनाडु, एन्नौर तमिलनाडु और आंध्र की सीमा है, यहाँ से पूरा का पूरा तमिलनाडु स्टेट है। अपने मैप में देखिए, मैं नहीं बता रहा हूँ यार। साउथ की ओर आओगे तो एन्नौर, चेन्नई, नागापट्टनम और तुतीकोरिन बंदरगाह, बहुत फेमस है तुतीकोरिन बंदरगाह। पूछता है आपसे किस राज्य में है, तुरंत बता देना सर तुतीकोरिन तो मैंने तमिलनाडु पढ़ा था, नागापट्टनम, चेन्नई और एन्नौर बंदरगाह भी मैंने साउथ में पढ़े थे, यानी दक्षिण भारत में। तो बताइए ये पूर्वी घाट के यानी ईस्टर्न घाट वाले पोर्शन में, यानी जो भारत का पूर्वी पोर्शन है, यहाँ कौन कौन से बंदरगाह देखे आपने देखा कोलकाता बंदरगाह, उसके साउथ में हल्दिया बंदरगाह, दोनों का है वेस्ट बंगाल में। उसके साउथ में पारादीप बंदरगाह कहाँ है, उड़ीसा में। फिर आपने विशाखापत्तनम, काकीनाड और मछलीपट्टनम तीनों बंदरगाह देखे आपने आंध्र प्रदेश में। उसके फिर साउथ की ओर आओगे एन्नौर, चेन्नई और उसके अलावा नागापट्टनम और तुतीकोरिन कहाँ है आपसे पूछता है, तो तुरंत बता देना कि तमिलनाडु। तुतीकोरिन तो ध्यान रखना है। ठीक है, तुतीकोरिन, उसके ऊपर कौन सा है, नागापट्टनम लिख लो, चेन्नई लिख लो, एन्नौर। जब आप इसके वेस्टर्न की पोर्शन पे आओगे तो यहां से बढ़ो, कोचीन बंदरगाह पूछता है, कहां है कोचीन, तो जानते हो केरला में। इसी के ऊपर कालीकट बंदरगाह है, कहां है कालीकट बंदरगाह, केरला में, क्योंकि आपने सुना होगा केरला में कालीकट तट पे ही सबसे पहले आए थे बाहर से, जब भारत के ढूंढने वगैरह आए थे। उसी के बगल में मतलब जो वेस्टर्न मतलब यूरोप वगैरह से आए थे। ठीक है, उसी के ऊपर न्यू मंगलोर बंदरगाह है। न्यू मंगलोर कहां पड़ता है, बेंगलोर, यानी कर्नाटक के पास ही पड़ता है, कर्नाटक में न्यू मंगलोर। ठीक है,
उसके बाद आता है मर्मुगोआउ पत्तन। ये बहुत, जैसे आप लोग मारमुगाओ कहते हो ना, मर्मुगोआउ पत्तन। मारमुगाओ पत्तन कहाँ है? गोवा में। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पहुंच गए, आप इसके थोड़ा सा और ऊपर की ओर जाओगे, रत्नगिरी, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू और मुंबई बंदरगाह देखने को मिलते हैं। तीनों महाराष्ट्र में है। ठीक है, एक ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में रत्नगिरी, रत्नगिरी। इसके ऊपर आपको क्या दिखेगा? रत्नगिरी के बाद नहावोसेवा, इसी को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं, जेएल नेहरू बंदरगाह नाम से है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, इसी को ब्रैकेट में लिखो नहावासेवा बंदरगाह भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर आपसे पूछता है नहावोसेवा बंदरगाह कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, इसी को जेएल नेहरू बोलते हैं। ठीक है, उसी के ऊपर आपको मुंबई बंदरगाह देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? बॉम्बे बंदरगाह देखने को मिलेगा। जब इससे ऊपर साउथ की और नॉर्दर्न पोर्शन पे आओगे, गुजरात में पोरबंदर, सूरत, पोरबंदर ये है, सूरत ये है, भड़ौच ये है, उसके अलावा ओरवा बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, मुंद्रा बंदरगाह, ये सब के सब हैं गुजरात के हैं। तो गुजरात के क्या क्या लिखोगे? पोरबंदर लिखो, पोरबंदर के थोड़ा सा ऊपर की ओर लिखोगे, इस वाले पोर्शन में सूरत बंदरगाह लिखो, इधर भड़ौच बंदरगाह, ये पोरबंदर, सूरत, भड़ौच बंदरगाह। भड़ौच के बाद आपने यहाँ पे दिखाना है, इसको बोलते हैं ओरवा बंदरगाह, ओरवा बंदरगाह। ठीक है, फिर आपने दिखाना है कांडला बंदरगाह, कहाँ है ही पूछेगा आपसे, और कुछ नहीं पूछेगा। और उसके लास्ट में मुंद्रा बंदरगाह, मुंद्रा प्राइवेट सेक्टर का बंदरगाह है। ठीक है, ये हो गया आपके प्रमुख बंदरगाह। तो इतना आप लोगों को बंदरगाह वाला पोर्शन ध्यान रखना है। अब आपसे पूछेगा फैक्ट के रूप में बंदरगाहों से क्वेश्चन, सबसे बड़ा बंदरगाह अगर आपसे पूछता है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, तो पहला फैक्ट लिखिए, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। जबकि सबसे गहरा बंदरगाह अगर आपसे पूछता है तो तुरंत बता देना विशाखापत्तनम बंदरगाह। ठीक है, तो लिखो सबसे बड़ा बंदरगाह लिखो पहला, दूसरा लिखो सबसे गहरा बंदरगाह। देखो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम। ठीक है, सबसे बड़ा मुंबई, सबसे गहरा विशाखापत्तनम। ठीक, उसके अलावा अगर आपसे पूछता है कृत्रिम बंदरगाह कौन है, यानी आर्टिफिशियल, यानी जो नेचुरल ना होके इंसान ने बना रखा है, वो चेन्नई, और यही सबसे प्राचीन भी है। ठीक है, सबसे प्राचीन भी आपको यही देखने को मिलेगा, चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, और एक कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। इसके अलावा सर्वाधिक व्यापार किस बंदरगाह से होता है? तो कांडला, गुजरात। सर्वाधिक व्यापार, ये तो चेंज होते रहता है। ठीक है, ये अपडेट करते रहना। सर्वाधिक व्यापार कांडला, कांडला बंदरगाह कहाँ है? मतलब गुजरात में। और जो मैंने मुंद्रा बताया था वो प्राइवेट सेक्टर का बंदरगाह है। ठीक है, ये थे आपके क्या आज के सिंपल सा मतलब बंदरगाह और पर्वत श्रेणियों के बारे में। अब मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूं, उसको नोट कर लीजिए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके मैप से हटके होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। ठीक है, क्या क्या लिखोगे? पहला लिखो लेपचा, दूसरा डफना, तीसरा गद्दी। तीन के तीन जनजाति हैं एनसीईआरटी। लेपचा जनजाति कहाँ पूछते हैं? गद्दी जनजाति कहाँ है पूछता है? डाफना जनजाति कहाँ पूछता है? डाफना जनजाति। डाफना भी मैंने आपको एक पर्वत भी बताया था, अगर आपको ध्यान होगा। तो डाफना जो जनजाति पड़ती है ये आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। गद्दी जो पड़ती है हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। लेपसा जो पड़ती है, लेपना नहीं, लेपसा करना है इसको, लेपना मत करना, लेपचा करना, लेपचा कर दिया मैंने, लेपचा। लेपचा पूछता है तो सिक्किम में, लेपचा कहाँ पूछेगा? सिक्किम में। ठीक है, ये हो गया लेपचा सिक्किम, गद्दी हिमाचल प्रदेश, डाफना अरुणाचल प्रदेश। और ये सब के सब क्या हैं? जनजाति, जनजातियां हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, ये सब के सब क्या है? जनजातियां। इसके अलावा एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट करता है, मोलेसिस बेसिन किस राज्य को कहा जाता है? मोलेसिस बेसिन, मोलेसिस बेसिन किस राज्य को कहा जाता है? बेसिन मिजोरम को, इसको ध्यान रखना। मोलेसिस बेसिन किस राज्य को कहा जाता है पूछता है? मिजोरम को। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछेगा आपको, माजुली। अब इसको जिला भी बना दिया। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी में द्वीप हो गया। ठीक है, नदी द्वीप देखिए समुद्र वगैरह में ही होता है द्वीप वगैरह, तो ये नदी द्वीप जो है माजुली है, माजुली। ब्रैकेट में असम में, कहाँ है? असम में। किस नदी पे है पूछता है?
ब्रह्मपुत्र। होता क्या है, हिमालयी इलाकों से, उच्च इलाकों से जब नदियां बह के आती हैं, मैदानी इलाकों में प्रवेश करने लगते हैं, तो अपने साथ जो बहा के पत्थर वगैरह, मिट्टी वगैरह जो भी लेके आते हैं वो एक जगह इकट्ठा करते हैं, धीरे धीरे उसी के रूप में द्वीप का निर्माण होता है, उसी को बोलते हैं नदी द्वीप। और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहता है माजुली, असम में पड़ता है, जो कि ब्रह्मपुत्र में है। ये इंपोर्टेंट आपके आप में फैक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच का इलाका दोआब कहलाता है। ये टेक्नोलॉजी होता है, ये मतलब टेक्निकल टर्म है, ठीक है। दोआब, दो मतलब दो आब मतलब नदी, दो नदियों के बीच का भाग, दो नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। इसको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दो नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। और पंजाब का मैदान किन नदियों से बना है? पंजाब जैसे पौ मतलब 5, आब मतलब 5 नदियां, ठीक है। पंजाब किन नदियों से मिलकर बना होगा? कितने? पंजाब का मैदान 5 नदियों से, 5 नदियों से। पंजाब मतलब पंजाब का मैदान कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। पंजाब का मैदान, 3 मैदान है फेमस, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और पंजाब का। 5 नदियों से कौन कौन सी होंगी? सिंधु, चिनाब, रावी, झेलम, ये ठीक है 5 नदियों से मिलके बना है। इनको पंचनद के नाम भी लिख लीजिए आप लोग, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी और इसमें सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी लिखना पूरा, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, इनसे 5 से मिलकर बना है। इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और सर्वाधिक दोआब यहीं पे मिले हैं, ठीक है। और एक लास्ट के 2 फैक्टर लिख लीजिए, भाबर किसे कहते हैं, तराई किसे कहते हैं? भाबर आप लोग सभी जानते हैं, भाबर किसको कहते हैं? शिवालिक के दक्षिणी भाग को भाबर कहते हैं, शिवालिक के गिरिपाद को, यानी शिवालिक का जो फ्रंट है, पैर है, यानी शिवालिक की जड़ से जो भाग शुरू होता है उसी को भाबर बोलते हैं। तो इसको लिख लो, शिवालिक का गिरिपाद, ठीक है, यानी शिवालिक की जड़ जिसको कहते हैं। तो जहाँ शिवालिक पर्वत खत्म होकर मैदानी इलाके शुरू होते हैं। और याद रखना, इसमें भाबर में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, हिमालयी इलाके से आने वाली नदियां यहाँ क्या हो जाएंगी? लुप्त हो जाती हैं। याद रखना क्यों होंगी? क्योंकि ऊपर से पर्वतीय इलाकों से पत्थर वगैरह, बड़े बड़े डोजर, मिट्टी वगैरह सब बह के आते हैं नदियों में, उनकी ढलान कम हो जाती है, मतलब प्लेन आते आते प्लेन से लग जाते हैं, तो वो सारी नदियां वहीं डंप कर देती है, तो पानी उसके अंदर घुस जाता है। अब वो आप आगे तो बहेगा नहीं पत्थर वगैरह, आगे जाके आपको तराई मिलेगा। भाबर के दक्षिण में लिख दो, भाबर के दक्षिण में, भाबर के दक्षिण में, ठीक है, तराई मिलेगा। यहाँ नदियाँ पुनः सतह पे, नदियाँ पुनः सतह पे आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो ये तो यहाँ इसलिए लुप्त हुई क्योंकि पत्थरों के नीचे घुस गया, पत्थर आगे खिसकेगा ही नहीं, तो नदी कब तक पत्थर मिलेंगे? आगे तो ऊपर आने ही नदी ना, तो नदियाँ पुनः ऊपर आ जाती हैं। ये था भाबर, ये था आपका तराई का इलाका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसका वो भी लिख लो, चौड़ाई, इसमें ये कम चौड़ाई होती है भाबर की, ये होती है लगभग 8 से 10 किलोमीटर, और वो तराई होता है 10 से 20 किलोमीटर। 8 से 10 किलोमीटर लिखो, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा, और इसको लिखो आपने 10 से 20 किलोमीटर। और इसमें पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं भी लिख लो, एक पॉइंट है, ठीक है। तराई में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, एक पॉइंट लिख लो, तराई में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी आप खोदोगे तो पानी बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पत्थर वगैरह तो पीछे छूट गए भाबर में, नदियां तो अब ऊपर आने वाली है, तो जल्दी ही पानी मिल जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके समझ आया होगा। पर्वत वाला पोर्शन जो है आप समझ रहे होंगे। अपनी ओर से मैप में देख लेना कहीं कोई पर्वत छूटे हैं, तो इतने से आपका काम बन जाता है, बंदरगाह से आपका काम बन जाएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में अगली क्लास के साथ। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।